छात्र, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मतलब इस टॉपिक के माध्यम से हम विसरण और परासरण की क्रिया में क्या अंतर है दोनों के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हमने अपने पहले के वीडियो में दोनों ही क्रियाओं के बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि विसरण किसे कहते हैं और परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया मतलब इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा विसरण और परासरण के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। विसरण क्रिया सामान्यतः क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही होता था, जिसमें क्या होते थे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के ही अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते थे। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल बताया था, इत्र की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, बर्फ का पिघलना, नील डालने पर बाल्टी के पानी में फैल जाना, ये विसरण था। जबकि इसके विपरीत हमने बताया था कि विलायकों, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलायकों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो उनके मध्य कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में क्या होता है, अणुओं का स्थानांतरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम केवल विलायकों की बात करते हैं तो विलायकों के लिए क्या होता है कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक रेखीय प्रवाह में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं का स्थानांतरण या आयनों का स्थानांतरण भी परासरण कहलाता है, केवल विलायकों के लिए अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी परिभाषा, ही हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 11th क्लास के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें ये वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि आज का टॉपिक है विसरण और परासरण में अंतर। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्रिया लगभग तो समानता प्रकट करती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हमको आज वो बिंदु देखना है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण की, तो विसरण की जो क्रिया होती है हमें पता है कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है। किसमें होती है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों के ही में होती है। किसमें होती है, ठोस, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। ठीक है, तीनों में ही क्या होता है, विसरण की क्रिया होती है। जबकि इसके विपरीत अगर हम परासरण की बात करते हैं तो यह केवल क्या होता है, विलायक या जल की अणुओं में होता है। क्या होता है, यह विलायक या जल की अणुओं की मध्य होता है। ठीक है, डिफरेंस है इसमें क्या है, ठोस, द्रव, गैस तीनों को लिया गया है, लेकिन इसमें केवल विलायक से तात्पर्य है कि इसे ऐसा घोलक जो अन्य चीजों को अपने में घोल लेता है। जैसे जल एक घोलक है, ये क्या करता है, लगभग अधिकांश पदार्थों को अपने में घोल लेता है, जो जल में विलय पदार्थ होते हैं। इसी में दूसरा बता सकते हैं आप कि जो विसरण की क्रिया है इसमें ये क्या होता है, इसके लिए कह सकते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्धपारगम झिल्ली से तात्पर्य है कि कुछ अणुओं को अपने में से होकर जाने देता है और कुछ को रोक देता है, ऐसी झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर बात आती है कि यह जो विसरण की क्रिया है इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं
होती है। ठीक है, जब इसके लिए नहीं होती है परासरण की क्रिया तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा ही होती है। तो आप बता सकते हैं इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर होगी? ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो विसरण की क्रिया होती है इस क्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप बता सकते हैं यह क्रिया किसी भी माध्यम में हो सकती है। पहली लाइन बता दिया था हमने कि जो विसरण की क्रिया होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही होती है, इसलिए इसके लिए माध्यम की बात करें तो किसी भी माध्यम में यह क्रिया हो सकती है। जबकि अगर हम इसकी बात करें विसरण परासरण की क्रिया की तो यह केवल क्या होता है, तरल माध्यम में होता है। यह केवल तरल माध्यम में होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अगर हम विसरण की क्रिया की बात करते हैं तो विसरण क्या है, किसी भी माध्यम में हो सकता है, लेकिन जो परासरण की क्रिया होती है केवल तरल माध्यम में होती है। परासरण क्या होते हैं, परासरण क्रिया केवल तरल माध्यम में होती है। इसके बाद चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि जो विसरण की क्रिया होती है ये लगभग सभी दिशाओं में होती है। क्या होती है, सभी दिशाओं में होती है। यह सभी दिशाओं में होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अंतः परासरण और बाह्य परासरण की बात की थी, तो अंतः परासरण में जल के अणु अंदर की ओर जा रहे थे और बाह्य परासरण जल के अणु बाहर की ओर, मतलब दिशा केवल एक थी, दोनों ही क्रिया हो रही थी लेकिन दिशा में एक में अंदर की ओर थी, एक में बाहर की ओर थी। तो आप कह सकते हैं कि यह सभी दिशाओं में नहीं होता, ये केवल एक रेखीय होता है। यह केवल एक रेखीय होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंगूर या किशमिश के अंदर का जल बाहर आ रहा हो, बाहर से भी जल अंदर जा रहा हो, दो दिशीय नहीं हो सकता। या तो बाहर का जल अंदर जाएगा या अंदर का जल बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको कहा कि यह केवल क्या होता है, एक रेखीय होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट भी बता सकते हैं कि विसरण की जो क्रिया होती है इस क्रिया में विलेय के विभव का कोई प्रभाव नहीं होता। विलेय जो पदार्थ होता है अगर उसका कोई विभव लग भी रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो आप बता सकते हैं इस क्रिया में विलेय के विभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, विलेय का अगर कोई विभव भी है तो वह विसरण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। यदि हम इसकी बात करते हैं परासरण की क्रिया, तो परासरण की क्रिया की बात करें तो वह विलेय के विभव पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो आप इसे बता सकते हैं यह क्रिया विलेय के विभव पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। आश्रित होता है। ठीक है, मतलब विसरण की क्रिया में विलेय के विभव का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि परासरण की क्रिया विलेय के विसरण पर आश्रित होती है। मतलब विलेय का जो विभव होता है वह नहीं होगा तो यह क्रिया भी नहीं होगी। आप छठवां अंतर बता सकते हैं कि जो विसरण करने वाले जो अणु होते हैं, विसरण की क्रिया में जो विसरण करने वाले अणु होते हैं ये क्या होते हैं, मुक्त ऊर्जा। विसरण की क्रिया जब होती है तो उसमें विसरण करने वाले जो अणु होते हैं उनके द्वारा क्या की जाती, एक मुक्त ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वह उसी पर निर्भर रहती है।
आप इसमें बता सकते हैं कि विसरण की क्रिया जब होती है तो विसरण करने वाले जो अणु होते हैं वह एक प्रकार की ऊर्जा मुक्त करते हैं और उसी मुक्त ऊर्जा पर विसरण की क्रिया निर्भर करती है। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि यह विसरण करने वाले अणुओं की मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? विसरण करने वाले अणुओं की मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करती है। कौन सी क्रिया? विसरण की क्रिया। जबकि अगर इसकी बात करते हैं तो यह एक विलायक, पहले जानते हैं कि इसमें क्या होता है, परासरण में एक दो विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किया जाता है। इसमें आप बता सकते हैं कि यह एक विलायक की दूसरे पर मुक्त ऊर्जा के ह्रास, इस पर यहाँ पे ह्रास पर निर्भर करता है, ह्रास पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है। मतलब एक विलायक द्वारा दूसरे विलायक पर जो ऊर्जा मुक्त की जाती है उस ऊर्जा की कमी पर निर्भर करता है। कौन सा? परासरण। ठीक है, तो ये देखिए कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है या विसरण और परासरण में क्या अंतर है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। जब हमारे पास सारे पॉइंट निकल कर आ गए हैं सामने, तो पहला पॉइंट आया है कि जो विसरण की क्रिया होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही होती है, जबकि परासरण की जो क्रिया होती है ये विलायक के अणुओं के मध्य होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंतर आया कि इसके लिए जो विसरण की क्रिया है इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होती है। उसके बाद तीसरा है कि जो विसरण की क्रिया है यह इसके लिए किसी भी माध्यम, मतलब विसरण की क्रिया किसी भी माध्यम में हो सकती है, बल्कि परासरण की क्रिया केवल तरल माध्यम में होती है। इसके बाद जो विसरण की क्रिया है इसकी दिशा सभी ओर होती है, उस किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था हमने कि इत्र की बोतल को खोलते हैं तो उसकी खुशबू केवल एक दिशा में नहीं फैलती, सभी दिशाओं में फैलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है।